हेलो फ्रेंड्स, एचआरएफ के कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में जून 2023 में पूछे गए थे और 3-4 वीडियोस में हम पहले कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में कुछ और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी 400 क्वेश्चंस के आसपास की जो पीडीएफ है जिसमें आपकी पूरी की पूरी जो बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर है, वो आप लोगों को टू हैंड्स ऐप में मिल जाएगी। आप लोग चाहे तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या टू हैंड्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी उन 400 क्वेश्चंस की पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक ये जो है इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज मैकग्रेगर हॉट स्टोव रूल। तो इनका एक रूल था, ये रूल किसके रिगार्डिंग था, ये था डिसिप्लिन को लेके। ठीक है, डिसिप्लिन, इस रूल में बोला था कि जो डिसिप्लिन होता है, जैसे आपको बोला जाता है कि डिसिप्लिन में रहो, जो चीजें हैं बातें हैं उनको मानो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, तो डिसिप्लिन में रहना इज इक्वलेंट टू हॉट स्टोव। ठीक है, हॉट स्टोव के बराबर ये स्थिति आपकी हो जाती। तो ऐसा कुछ कहना था मैकग्रेगर का और अपनी थ्योरी में उन्होंने ऐसे ही कुछ कहा था। डिसिप्लिन इज ऑफन कंपेयर्ड विद अ हॉट स्टोव, मतलब जो गर्म तवा है उससे आपके डिसिप्लिन को कंपेयर किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर हॉट स्टॉप रूल इम्प्लाइज दैट, तो इनका जो रूल था हॉट स्टॉप रूल, उसमें क्या बोला था, इम्प्लाइज दैट इफ द रूल्स एंड पेनल्टीज आर क्लियर एंड वेल अंडरस्टूड। अगर आपका जो रूल है कि ये रूल्स है, अगर नहीं मानोगे ये पेनल्टी लगेगा, अगर वो सारी चीजें पहले से क्लियर होगी और वेल अंडरस्टूड, मतलब अच्छे से मालूम होगी लोगों को, एवोल्यूशन प्रोसीजर सेम नेचुरल सम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। तो जो वायलेंस होता है वो मतलब जनरली उतना, मतलब जो भी वायलेंस होगा वो ऐसा कॉन्सिक्वेंस होगा, नेचुरल होगा, मतलब जो भी वायलेंस देखने को मिलेगा वो नेचुरल होगा। इसको ऐसे समझते हैं जैसे अगर मान लीजिए आप किसी स्टफ को टच करते हैं तो जो पेनल्टी होगी वो इमीडिएट होगी कि आपका हाथ उसी टाइम पे जल जाएगा। द बर्निंग ऑफ फिंगर अकर्स एट वन, वही बोल रहे हैं कि जैसे आप गर्म तवे पे या किसी स्टव पे आप अपना हाथ रखते हैं स्टव पे, तो उसी टाइम पे आपका हाथ जल जाता है। सो इन ए साउंड डिसिप्लिनरी सिस्टम, तो आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन सिस्टम हो, द पेनल्टी फॉर वॉयलेशन शुड बी इमीडिएट ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक। तो बोल रहे हैं कि जैसे आप तवे पे स्टव पे सॉरी हाथ रखते हैं तो उसी टाइम पे आपका हाथ जल जाता है, यानी आपको जो सजा है वो उसी टाइम पे मिल जाती है। सेम ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिनरी सिस्टम होना चाहिए कि कोई गलत काम करता है तो पेनल्टी उसको फटाफट मिल जानी चाहिए। जैसे आपने स्टव पे मान लीजिए गैस पे अपना हाथ रखा तो उसी टाइम पे आपका हाथ जल जाएगा, उंगली आपकी जल जाएगी, तो उसी टाइम आपको सजा मिल जाएगी इमीडिएट। तो सेम ऐसे ही अगर कोई डिसिप्लिनरी चीजों को नहीं मानता, उसका पेनल्टी करता है, तो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा वो भी इमीडिएट होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गलती कर रहा है और आप बहुत डिले कर रहे हो उसको सजा देने में, तो उसको देख के बाकी के लोग जो कि लॉ को मान रहे हैं, जो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको जो है डिमोटिवेशन हो जाती है और फ्यूचर में शायद वो भी लॉ को ब्रेक करना स्टार्ट कर दे। तो इसीलिए बोला गया था कि आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, एक अच्छा डिसिप्लिन बना रहे, तो उसके लिए आपको जो एक्शन है वो आपको इमीडिएट लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कंपेयर भी करके बताया था कि जैसे अगर हम स्टफ को टच करते हैं तो उसमें जो भी सजा है वो इमीडिएट हो जाती है, पेनल्टी फॉर टचिंग द स्टफ इज इमीडिएटली, उसी टाइम पे हमें सजा मिलती है। सेम ऐसे अगर कोई लॉ का वायलेशन करता है तो उसको भी सजा उसी टाइम पे मिलनी चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन डिले, अगर आप क्या करते हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन में डिले करते हैं ना, कैन डू पॉजिटिव हार्म टू ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को हार्म पहुंचता है, एंड अफेक्ट द मॉरल ऑफ अदर वर्कर्स हु आर लॉ अबाइडिंग। लॉ अबाइडिंग होता है जो कि कानून को मानते हैं, तो बाकी के वर्कर्स जो कानून को मानते हैं वो इस चीज को देखेंगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है, जो कानून को तोड़ रहा है उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम भी तोड़ेंगे, मतलब इस तरह से जो है बाकी वर्कर्स के अंदर फीलिंग आती है, उनका जो मोरल है वो कम हो जाता है, जो भी किनका, जो लोग पहले से लॉ को मानते हैं। तो इसीलिए कोई भी पर्सन जो लॉ को नहीं मानता उसके खिलाफ इमीडिएट जो है आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। तो यही तो आपके मैकग्रेगर के हॉट स्टफ रूल में यही बोला गया था। ठीक है, बहुत सिंपल है, जैसे तवे पे या किसी स्टव पे आप हाथ रखेंगे उसी टाइम पे आपका हाथ जलेगा, यानी सजा हमें वैसी मिल जाएगी। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी लॉ को ब्रेक करता तो उसको भी सजा इमीडिएट मिलना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। फिर उन्होंने बोला था कि द एप्लीकेशन ऑफ हॉट स्टफ थ्योरी इन अ मैटर ऑफ डिसिप्लिनरी इम्प्लाइज, तो ये जो उन्होंने हॉट स्टफ थ्योरी दी थी डिसिप्लिन को लेके, इसमें क्या क्या चीजें बोली थी। इसमें बोला था टोटल इम्पार्शलिटी वाइल हैंडलिंग डिसिप्लिन, तो आप किसी के लिए कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने जा रहे हैं, कोई डिसिप्लिनरी मैटर में आप हैं, तो उसके लिए आप जो ट्रीटमेंट करोगे वो इम्पार्शल, ऐसा नहीं कि किसी के लिए भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, इम्पार्शल वे में आपको सजा देनी चाहिए। नो अनड्यू टाइम लैग इन एक्शन एंड फैक्ट, तो जो भी आप सजा दे रहे हो उसमें ज्यादा टाइम मत लगाइए, अनड्यू मतलब जबरदस्ती डिले मत कीजिए। द कंसिक्वेंस शुड बी लॉजिकल, और जो भी सजा मिलेगी वो लॉजिकल होना चाहिए। एंड पनिशमेंट फॉर मिसबिहेवियर शुड बी मेड नोन, और क्या पनिशमेंट मिल रही है मिसबिहेवियर के लिए वो मालूम होना चाहिए कि ऐसा करोगे तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए वो लॉजिकल होने चाहिए। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन मैनेजरियल फॉलो अप एक्शन,
तो जो फॉलो अप है वो कंसिस्टेंट आपको फॉलो करना चाहिए। द आउटकम शुड नॉट बी एट लार्ज वेरिएंस, तो जो भी आउटकम मिल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ उसको फॉलो करना चाहिए। मैनेजर को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो यही चीज़ आपके हॉटस्टार थ्योरी में बोली गई थी। तो ये देखा जाए तो ये डिसिप्लिन को लेके जो पूरी की पूरी थ्योरी है ना, जैसे हम लोगों ने जब टॉपिक शुरू किया था तभी मैंने कहा था कि डिसिप्लिन को लेके कि आप और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिसिप्लिन बना सकते हैं। अब जैसे कोई टीचर है क्लास में बच्चों को पढ़ाती है, तो एक टीचर के सामने मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो इतने सारे बच्चों को एक बार में हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो टीचर को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है ताकि बच्चे जो है डिसिप्लिन वे में पढ़ाई कर सके। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी आप चाहते हैं सही तरह से चलाए, तो जो लोग हैं एम्प्लॉय है उनको लॉ को मानना चाहिए, कानून को नहीं मानोगे। अगर हम बैंकों की बात कर ले, अगर एम्प्लॉय कानून को नहीं मानेंगे, सर्कुलर्स को ढंग से नहीं मानेंगे, तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि बैंकों को भी आरबीआई या बाकी गवर्नमेंट से पेनल्टी लगती है अगर किसी रूल्स का उल्लंघन होता है। तो वही चीज हॉटस्टार थ्योरी में बोली गई थी कि कैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को ला सकते हैं। तो सिंपल सी बात बोली थी कि फटाफट सजा दीजिए, जो भी सजा हो फटाफट हो, किसी को छोड़ा ना जाए। और अगर ऐसा होगा, अगर आप बहुत ढीले पड़ जाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं कि अच्छा सजा दे ना दे, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचते हैं, तो बाकी के लोग जो कि लॉ को मानते हैं उनका भी मनोबल गिर जाता है। वही चीज़ इसमें बोली थी। वट इमर्स फ्रॉम द अबव, तो ऊपर जो हमने ये सब पढ़ा इससे हमने क्या सीखा, इज दैट फॉर इफेक्टिव डिसिप्लिन एट द वर्क प्लेस इट इज इम्पेरेटिव टू हैव फेयर प्ले, प्रॉपर एंड क्रिस्प कम्युनिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसको देख के हमने ये सीखा कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो वर्क प्लेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर डिसिप्लिन अच्छी तरह से काम करे, इफेक्टिव रहे, तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। एंड इम्पार्शल ट्रीटमेंट ऑफ केस ऑफ डिसिप्लिन, तो कोई भी इनडिसिप्लिन करता है, इनडिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन को जो नहीं मानता, तो जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वो इम्पार्शल मतलब बिना भेदभाव के होना चाहिए। डिसिप्लिन दैट रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉय कैन नॉट ए नेगेटिव फीलिंग और एज फेलियर टू कंप्लाई इनवाइट पेनल्टीज। तो बोल रहा है कि ऐसा डिसिप्लिन जिसमें आप फ्रीडम को छोड़, मतलब जो आपके एम्प्लॉय है उनको फ्रीडम की फीलिंग नहीं, फ्रीडम आज़ादी का फील नहीं होता, तो ऐसा डिसिप्लिन भी सही नहीं है। डिसिप्लिन बल्कि ऐसा होना चाहिए, डिसिप्लिन शुड इंस्टेड इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ माइंडसेट एंड एटीट्यूड्स टू फॉलो द डिजायर्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो डिसिप्लिन इस तरह से होना चाहिए कि आपके जो एम्प्लॉयज है उनको फील हो कि हाँ हमें इस तरीके का बिहेव करना चाहिए। वैन मोर एंड मोर एम्प्लॉयज फॉलो द रूल, जब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय रूल को फॉलो करते हैं, एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इज क्रिएट, तो उससे क्या होता है, एक अच्छा क्लाइमेट क्रिएट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वेयर एम्प्लॉय विलिंगली कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, जहाँ पे वो विलिंगली मतलब अपनी इच्छा से जो है उनको कैसा बिहेव करना चाहिए, किस तरह से डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अपनी इच्छा से उस काम को करना शुरू करते हैं। तो ये सिंपल सी थ्योरी थी आपकी हॉटस्टार थ्योरी, इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगर इसको मैं 2 लाइन में बोलना चाहूँ तो पहली लाइन ये होगी कि इसमें जो है ये जो इस थ्योरी में ऑथर ने क्या बोला था कि जो आपका डिसिप्लिन है उन्होंने उसको हॉट स्टफ से कंपेयर किया। इसमें बोला था जैसे आप किसी गर्म गैस पे स्टव पे हाथ रखते हो तो उसी टाइम पे आपको सजा मिलती है इमीडिएट। ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशंस में कोई रूल ब्रेक कर रहा है तो आपको इमीडिएट सजा देनी चाहिए। अगर आप लेट करोगे तो ऐसे बाकी के वर्कर्स जो लॉ को मान रहे हैं उनका मनोबल गिर जाता है। ठीक है, ऐसा होता भी, आप चाहे तो अपना ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए। फिर यहाँ पे इन्होंने इस थ्योरी में और चीजें क्या बताई थी, बोला था कि जब कोई भी डिसिप्लिनरी मैटर में आप हो उसको डील कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ज्यादा देर नहीं करनी, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज वो लॉजिकल होने चाहिए, क्या पनिशमेंट मिलेगा मिसबिहेवियर के लिए वो आपको पहले से उनको बताना चाहिए, और जो प्रॉपर फॉलोअप करना चाहिए, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ जो है फॉलोअप करना चाहिए। तो यही चीजें जो है हॉटस्टार थ्योरी में बताई गई थी। फिर इस थ्योरी से हमने ये भी सीखा कि जो एम्प्लॉय है उनका माइंडसेट इस तरह से बनाना चाहिए, उनका एटीट्यूड इस तरह से बनाना चाहिए कि पॉजिटिव, मतलब उनको फील हो कि हाँ हमें मानना चाहिए अपनी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को आप आइडियल ऑर्गेनाइजेशन तभी बोलोगे जब वहाँ के एम्प्लॉय अपनी इच्छा से जो है स्टैंडर्ड को, रूल्स को फॉलो करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके इस थ्योरी में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वाले टॉपिक के ऊपर था, व्हाट इज मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो लीडरशिप को लेकर एक मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी दी गई थी, तो उसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी, मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय ब्लेक एंड माउंटेन। तो ब्लेक एंड माउंटेन्स के द्वारा ये थ्योरी बनाई गई थी। वन ऑफ मोस्ट वाइडली नोन अप्रोचेस ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज, तो ये बहुत ही मतलब लीडरशिप स्टाइल को बताती बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, मतलब काफी फेमस थ्योरी थी जिसका नाम इन्होंने मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी रखा और इसको ब्लेक एंड माउंटेन ने डेवलप किया। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था, The emphasis that leadership style consists of factors of both task-oriented and relationship-oriented behavior in varying degree। तो इस देखिए यहाँ से शुरुआत हो रही है एक्जैक्टली थ्योरी में क्या बोला है। इसमें बोला है कि जो लीडरशिप है ना उसमें 2 चीजें आती है, एक तो टास्क ओरिएंटेड लीडर्स होते हैं और एक होते हैं रिलेशन ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड का लीडर का मतलब जो सिर्फ काम पे फोकस करेंगे, ठीक है, और रिलेशन ओरिएंटेड मतलब जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है उनकी भी चिंता करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है 2 हिस्सों में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। Their concern for phrase has been used to
कन्वे हाउ मैनेजर्स आर कंसर्न फॉर पीपल और प्रोडक्शंस। तो ये इसमें वही बोला है कि जो आपके मैनेजर्स है, जो लीडर्स है, उनका कंसर्न किसके लिए। कुछ मैनेजर क्या होते हैं, उनको लगता है बस काम 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 चाहिए, बाकी एम्प्लॉय बीमार है आइए काम कीजिए, ठीक है। कुछ इस तरह के मैनेजर होते हैं। कुछ ऐसे मैनेजर होते हैं कि अच्छे भी एम्प्लॉय ठीक ठाक भी, पर वो उनको खुश रखते हैं कि हाँ तुम्हें स्ट्रेस ना हो, खुशी खुशी काम करो। तो दो तरह के मैनेजर्स की यहाँ पे इन्होंने बात की कि कुछ मैनेजर सिर्फ लोगों की चिंता करते हैं और कुछ सिर्फ प्रोडक्शन यानी काम की चिंता करते हैं, रेदर देन हाउ मच प्रोडक्शन गेटिंग आउट ऑफ ग्रुप। तो कुछ लोगों को क्या चाहिए कि ग्रुप से कितना काम हम करवा रहे हैं, उसके बदले उनको या तो काम की चिंता होती है, लोगों की चिंता होती है। So it does not represent real productions or the extent to which human relationship needs are being satisfied. Concern for productions means, तो यहाँ पे दो चीजें, concern for productions और concern for people, तो उसके बारे में बताया। Concern for productions means the attitude of superior यानी जो managers है towards a variety of things such as quality of policy decision, processes, process, criticalness of research, quality of स्टाफ सर्विस, वर्क एफिशिएंसी एंड वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो ये जो पहला है ना कंसर्न फॉर प्रोडक्शंस, तो इसमें सारा काम प्रोडक्शन के आसपास ही होगा कि क्या हम ऐसा करें, कैसी पॉलिसी बनाए, क्या प्रोसेसर बनाए, रिसर्च के लिए हम क्या करें कि बेटर वे में हम काम को कर पाए, काम को काफी इफेक्टिव इफिशिएंसी के साथ कर पाए, जो आउटपुट है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए। तो इस चीज पे फोकस होता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन वाले का, ठीक है। जो दूसरा है कंसर्न फॉर पीपल, ये दूसरे वाला, ठीक है। सो कंसर्न फॉर पीपल इंक्लूड डिग्री ऑफ पर्सनल कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट। तो यहाँ पे पर्सनल कमिटमेंट के बारे में देखा जाता है कि जो पर्सनल लोग हैं उनको वो कैसे अपने गोल को अचीव करते हैं, वो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका सेल्फ स्टीम कैसे बनाए रखे, उनके अंदर ट्रस्ट बनाए रखे, ठीक है। उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको भी जो सेटिस्फाई करे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब आपका बॉस आपके साथ कैसा उनका रिलेशनशिप है, क्या वो आपसे बहुत ही हार्शली बात करता है, किस तरीके से आपका रिलेशनशिप है, तो वो चीज जो है कंसर्न फॉर पीपल में बात की जाती है, ठीक है। तो इन्होंने 5 लीडरशिप स्टाइल बताया था। तो ये 2 फैक्टर्स को उन्होंने यूज किया। पहला फैक्टर था कंसर्न फॉर पीपल, दूसरा फैक्टर था कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो इन 2 फैक्टर के इस्तेमाल से इन्होंने 5 लीडरशिप जो स्टाइल है वो बनाया था, किसमें, मैनेजरल ग्रेड में। तो मैनेजरल ग्रेड में इन्होंने 5 लीडरशिप स्टाइल बताया इन 2 फैक्टर्स को इस्तेमाल करके। 2 फैक्टर्स क्या है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शंस और दूसरा फैक्टर है कंसर्न फॉर पीपल। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन में सारा कुछ काम के आउटपुट के आसपास होगा कि ज्यादा आउटपुट कैसे करें, अच्छे से हम रिसर्च करें, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए, तो उस पर फोकस होगा। पीपल वाले में होगा कि इंटरपर्सनल स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका इसमें जो एक्स एक्सिस है ये इसमें हो जाएगा आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शंस, ठीक है। ये प्रोडक्शंस की चिंता करेगा और जो वाई एक्सिस है ये पीपल की चिंता करेगा, ठीक है। और इसमें इन्होंने जो है देखिए बीच में आ जाएगा मिड, ये बीच में आ जाएगा मिड पाथ, ठीक है। 5 चीजें हो जाएगी। एक हो जाएगा इम्प्रोविजन, दूसरा टास्क, तीसरा टीम, चौथा कंट्री क्लब और लास्ट में आ जाएगा आपका मिडल पाथ, ठीक है। तो इन 5 को इन्होंने यहाँ पे बताया। 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला आता है आपका इम्प्रोविज्ड यानी 1-1। 1-1 को इन्होंने देखे कैसे बोला हुआ है, ये 1 है, काउंटिंग में देख लीजिए 1-1 ये वाला स्टेज है, ठीक है। ये 9-1 है। 9 आप लोगों ने ऐसे लिखा था ना, इससे कुछ होता तो पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं फिर वाई एक्सिस का लिखते हैं, ये वही है, ठीक है। वाई एक्सिस पे भी 9 तक जा रहा है और एक्सिस पे भी 9 तक जा रहा है। तो ये जो पहला पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा करके 9 तक होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 4। तो ये जो इम्प्रूविज्ड पहला फेस है इसमें एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, इसलिए इसको 1-1 से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें क्या हो रहा है, एक्स तो 9 है लेकिन वाई सिर्फ 1 है, ठीक है। यहाँ पे वाई भी 9 है और एक्स भी 9 है। ये आप लोगों ने मैथ्स में बहुत किया होगा तो कोई नई चीज नहीं है ज़्यादा। और यहाँ पे वाई का तो 1 है लेकिन एक्स का 9 है, यहाँ से यहाँ तक आ गया ना, सॉरी एक्स का 1 है ये रहा और वाई का यहाँ से लेके यहाँ तक 9 आ गया, ठीक है। पहले वाला एक्स है और दूसरे वाला वाई है। ये बेसिक चीज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पहला जो आता है इम्प्रूविज्ड, इसमें क्या होता है इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो इम्प्रूविज्ड में 1-1 हो रहा है। 1 जो पहले वाला था एक्स एक्सिस क्या बता रहा था, प्रोडक्शन बता रहा था, और वाई एक्सिस क्या बता रहा था, पीपल बता रहा था, ठीक है। ये जो है आपका प्रोडक्शन बता रहा है और दूसरा जो है वो पीपल बता रहा है। तो दोनों ही कम है, दोनों का नंबर 1-1 है, ठीक है। तो लीडर्स हैज मिनिमम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड पीपल। तो दोनों की चिंता ज्यादा नहीं है, मिनिमम कंसर्न मतलब आपका लीडर पता है क्या है, उसको ना ज्यादा काम की चिंता है और ना ही लोगों की चिंता है, ठीक है। तो वो है आपका इम्प्रूवेशन, मतलब इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो दोनों ही 1-1 यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है 9-1। 9-1 में क्या हो जाएगा कि 9 क्या था आपका, प्रोडक्शन बता रहा था ना। देखिए इसको आप लोग ऐसा समझेंगे टेबल को, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे पहले जो एक्स एक्सिस है वो आपकी प्रोडक्शंस की बात कर रहा है। जब भी कोई नंबर लिखा होता है उसमें पहला होता है एक्स एक्सिस वाला और दूसरा होता है वाई वाला। तो जो भी लिखा हुआ जैसे 9-1 9-9, तो इसमें पहले वाला आपका प्रोडक्शंस बता रहा है और दूसरे वाला क्या बता रहा है, पीपल के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो अगर मार्क मिला 1-1 मान लीजिए,
तो दोनों का नंबर कम है, तो यानी प्रोडक्शन भी 1 है और पीपल भी 1 है, तो मतलब दोनों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। उसको ना तो काम की चिंता है ना लोगों की चिंता है। अब जैसे मान लीजिए 9-1 है, पहले वाला कौन है? पहले वाला हमेशा प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि पहले वाला एक्स एक्सिस, और यहाँ पे लिखा है कि जो एक्स एक्सिस है वो प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस प्रोडक्शन बता रहा है और ये क्या बता रहा है? पीपल बता रहा है। तो प्रोडक्शन कितना है? 9 है, यानी प्रोडक्शन को 9 मार्क्स मिले और पीपल को 1 मार्क्स मिले। यानी ये जो दूसरे वाला ना 9-1 टास्क, इसका नाम ही है टास्क। टास्क मतलब इसको काम की ज्यादा चिंता है और लोगों की कम चिंता है। काम को इसने 9 नंबर दिए और जो लोग हैं उसको 1 नंबर दिया है, ठीक है। यहाँ डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोलिए कि 9-1 टास्क ओरिएंटेड है। लीडर्स हैव लेस कंसर्न फॉर पीपल एंड मोर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्शन को 9 नंबर मिले हैं और जो है लोगों को 1 नंबर मिले, ठीक है। जो पहले वाला वो एक्स एक्सिस है और दूसरे वाला वाई एक्सिस है, ठीक है। और एक्स एक्सिस क्या बता रहा है? डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, गिरा एक्स एक्सिस बता रहा है प्रोडक्शंस, कंसर्न फॉर प्रोडक्शंस, ठीक है। तो एक्स बता रहा है आपका प्रोडक्शंस, कंसर्न फॉर प्रोडक्शंस, और वाई बता रहा है कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। और ऐसे लिखा होता है ना ब्रैकेट में, पहले वाला एक्स होता है हमेशा और दूसरे वाला वाई होता है। ये तो हम लोग जानते हैं ना, मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा। तो एक्स वाई, तो एक्स वाला हमेशा प्रोडक्शंस बताएगा। तो अगर एक्स ज्यादा है, एक्स की वैल्यू ज्यादा है, तो उसका मतलब प्रोडक्शन किसको ज्यादा चिंता है। अगर वाई की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब लोगों को किसको ज्यादा चिंता है? किसको? मैनेजर को। तो ये मैनेजर की 5 टाइप की लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो पहले में 1-1, मैनेजर को भी 1 नंबर मिला, सॉरी प्रोडक्शन को भी 1 नंबर मिला, पीपल को भी, तो मतलब उसको दोनों की चिंता नहीं है। तो लीडर हैज मिनिमल कंसर्न फॉर प्रोडक्शंस एंड पीपल, तो इसको हम लेसे फेयर लीडरशिप स्टाइल भी बोल सकते हैं, इसका नाम है ये, ठीक है। दूसरे में क्या है? 9-1। 9-1 में क्या हो जाएगा? जो पहले वाला है वो क्या है? प्रोडक्शन बता रहा है। तो पहले वाला एक्स है, यानी कि ना एक्स हमेशा पहले वाला होता है। तो प्रोडक्शन को कितने मार्क्स मिले? 9 मिले और लोगों को सिर्फ 1 नंबर मिले। यानी इसको काम की चिंता 9% है और लोगों की चिंता सिर्फ 1% है, जस्ट समझने के लिए। तो यानी काम की चिंता ज्यादा, लोगों की कम है। लीडर है लेस कंसर्न फॉर पीपल, लोगों की चिंता बहुत कम है, मोर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, काम की चिंता ज्यादा है। इसको ऑटोक्रेटिक या लीडरशिप भी बोल सकते हैं। ऑटोक्रेटिक मतलब जिसको सिर्फ काम की चिंता। तीसरा आता है 1-9। 1-9 हमारा हो जाएगा कंट्री क्लब। इसको आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये पहला है, दूसरा है और ये तीसरा आपका, ठीक है। कंट्री क्लब यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं। एक्स में कितना है? 1 और वाई में यहाँ पे 9 आना। डायग्राम आप लोग ऐसे बनाएंगे, एक्स में 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक लेके जाएंगे, ऐसे वाई में भी 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक लेके जाएंगे, ठीक है। 1-1 ये पहला हो जाएगा, 1-9 दूसरा हो जाएगा, 9-9 तीसरा हो जाएगा और 1-9 चौथा हो जाएगा। ये 1-1 है, ये 9-1 है, ये 9-9 है और ये हमारा 1-9, और बीच में जो बचेगा वो आपका मिडल इसमें आ जाएगा, ठीक है। मिडल बीच में कहाँ पे आ रहा है? 5वें नंबर पे आ रहा है ना, देखिए यहाँ से भी 5वें पे है और यहाँ से भी 5वें पे, तो मिडल में 5-5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसको 50-50% मतलब दोनों की बराबर चिंता होगी, बैलेंस बना के चलेगा। चलिए टास्क दूसरा हमने देख लिया। तीसरा आता है कंट्री क्लब। कंट्री क्लब में जो नंबर था वो क्या था? 1-9, देखिए ये रहा कंट्री क्लब, ये वाला 1-9। 1-9 यानी कि जिसने प्रोडक्शन को 1 नंबर दिए, पहले वाला हमेशा प्रोडक्शन होता है ना, क्योंकि पहले वाला एक्स है। प्रोडक्शन को दिए 1 नंबर और लोगों को दिए 9 नंबर। इसका मतलब इसको लोगों की चिंता है, काम की चिंता बहुत कम है। लीडर्स हैविंग लेस कंसर्न फॉर वर्क, वही लिखा है ना, काम की चिंता बहुत कम है, मोर कंसर्न फॉर पीपल, लोगों की चिंता ज्यादा है। तो इसको हम लोग पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप बोल सकते हैं। इससे पहले क्या था? ऑटोक्रेटिक, मतलब जिसको सिर्फ काम की चिंता, उसको हम लोग टास्क ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंट्री क्लब में क्या आ जाएगा? इसको कंट्री क्लब में हम बोलेंगे पीपल ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को 9 नंबर मिले हैं और काम को सिर्फ 1 नंबर मिला है, यानी प्रोडक्शन का मार्क्स है 1 और पीपल का है 9। तो ये जो है मेनली काम की चिंता करेगा, सॉरी लोगों की चिंता करेगा, कंसर्न फॉर पीपल ज्यादा इसमें रहेगा। 9-9 को आप टीम बिल्डर बोल सकते हैं। हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एज वेल पीपल, मतलब उसको लोगों की भी चिंता है और काम की भी चिंता है, ठीक है। ये आपका आ जाएगा टीम बिल्डर, ये वाला। दोनों को 9-9 मार्क्स मिले और ऐसा भी नहीं कि कम मार्क्स है, फुल सबसे बड़ा जो नंबर इसमें हम दे सकते हैं वो 9 ही तो दे सकते हैं ना, 1 to 9। तो दोनों को उसने 9-9 नंबर दिए, मतलब इसको काम की भी बहुत चिंता है प्लस जो लोग हैं उनकी भी बहुत चिंता है। हाई कंसर्न फॉर बोथ, इसको आप टीम बिल्डिंग लीडरशिप स्टाइल बोल सकते हैं। लास्ट आता है मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब जो बैलेंस बना के चल रहा है, जो बीच में है ना वो मिडिल पाथ। तो एक्स से भी उसको 5 मिलेंगे, वाई से भी 5 मिलेंगे, ठीक है। मतलब उसने 5-5 नंबर ऐसे दिए। लीडर हैव एडिक्वेट परफॉर्मेंस थ्रू बैलेंस ऑफ वर्क एंड मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी मोरल। तो ये काम को और जो लोगों का मोरल है, मतलब जो लोग हैं उनके बीच में बैलेंस बना के चलता है, ठीक है। तो ये 5 टाइप की लीडरशिप स्टाइल बताई गई थी मैनेजर ग्रेड के द्वारा। प्लेक एंड माउंटेन ने ये थ्योरी जो है बताई थी। थ्योरी अगर आप लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी है तो इसमें देखा जाए तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसमें आप लोगों को ये डायग्राम याद करके जाना चाहिए। डायग्राम में सबसे पहले नंबर पे आपका इम्प्रोविस्ट आ जाएगा, दूसरा टास्क, टीम, कंट्री क्लब। तो सबसे टीम वाले में क्या होगा कि जो लोग हैं और जो काम है प्रोडक्शन, दोनों को बराबर चिंता की जाएगी। टास्क वाले में देखिए क्या है, 9-1 है ना, 9-1। आपको पता है क्या याद रखना है? जगह याद करने की, किस वाले को टीम बोल रहे हैं, किसको टास्क बोल रहे हैं। चलो मिडल तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बीच में ही है।
इम्प्रोविस्ट किसको बोलेंगे, ये वाले को इम्प्रोविस्ट बोलेंगे। फिर टास्क किसको बोलेंगे, टीम किसको बोलेंगे, कंट्री। अगर आप लोग ये डायग्राम याद कर लीजिए, वैसे अगर आपको डायग्राम में जगह आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को जगह याद हो जाएगी, याद करने का तरीका देखिए क्या है, ऐसे याद कीजिए, ये क्या हो जाएगा, सीटी, कंट्री एंड टीम। यहाँ पे तो दोनों जगह पे टीम टीम है, यहाँ पे टीम है, यहाँ पे टास्क है, ठीक है। टीम किस में बोलेंगे, जिसमें दोनों की ज्यादा चिंता होगी, सीटी, सी से आपका कंट्री हो गया, सीटी आईटी, सीटी आईटी, ऐसे याद करना, सीटी आईटी, सीटी आईटी की जो ऊपर वाला है ये टीम है और नीचे वाला है टास्क। सी से कंट्री हो जाएगा और आई से इम्प्रोवेशमेंट हो जाएगा, और जब बीच है बीच में तो मिडल हो जाएगा। सीटी आईटी ऐसे करके आप बोलोगे ना, सीटी आईटी, आईटी तो कंपनीज होती है, आईटी सीटी ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद करेंगे और वैल्यूज याद कर लीजिए। सीटी का सी इस कोने में ना, तो देखिए अगर आपने एक डायग्राम बनाना है, मान लीजिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सीटी आईटी हमने याद किया था ना, सीटी ऊपर और आईटी नीचे। तो यहाँ पे लिख दीजिए सीटी और यहाँ पे लिख दीजिए आईटी, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में भी 9 तक नंबर है मैक्सिमम और वाई में भी 9 तक नंबर है। तो जो पहले नंबर पे आई, इसमें एक्स का भी 1 है, वाई का भी 1 है। टी टास्क वाला, एक्स का तो 9 है, वाई का सिर्फ 1 है। टी यहाँ पे एक्स का भी 9 है, वाई का भी 9 है। सी कंट्री वाले का एक्स का तो 1 है, वाई का 9 है, ठीक है। तो मार्क्स से भी, और बीच में जो बचा हुआ तो मिडल है, उसको एक्स से भी 5 मिलेगा, वाई से भी 5 मिलेगा, ठीक है। बस इस डायग्राम को याद कर लीजिए, उससे आपको जो पूरा का पूरा जो थ्योरी है ना, ये पूरा ऐसे याद हो जाएगा। क्योंकि डायग्राम को देख के आप पता कर सकते हैं किस में कितने मार्क्स है। जैसे 9 1, तो पहला वाला हमेशा एक्स एक्सिस जो है आपका प्रोडक्शन बता रहा है। तो एक्स एक्सिस कौन सा होगा, जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं 9 1, जो पहले वाला वो एक्स है, दूसरे वाला वाई है। एक्स एक्सिस हमेशा प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस पीपल को, यानी कंसर्न फॉर प्रोडक्शन आपका एक्स एक्सिस होगा, कंसर्न फॉर पीपल आपका वाई एक्सिस होगा, ठीक है। इस तरह से भी आपको याद करके जाना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या याद करके जाना चाहिए, हमें ये सी टी आई टी याद करके जाना चाहिए, उससे हमें टेबल याद हो जाएगी। टेबल याद करके हम आसानी से आंसर दे सकते हैं कि टीम वाले में किस पे ज्यादा फोकस होता है। तो टीम वाले में 9 मार्क्स है, हाँ, तो इसने लोगों प्रोडक्शन को भी 9 नंबर दिए और लोगों को भी, तो उसको मतलब काम की भी बहुत चिंता है और लोगों की भी बहुत चिंता है, ठीक है। बीच में जो 5 5 है, इसने दोनों को बराबर नंबर दिए, प्रोडक्शन को भी 5 नंबर दिए और पीपल को भी 5 नंबर दिए। तो उसका मतलब ये बैलेंस वे में लेके चलता है कि काम भी चले प्लस लोगों का मॉरल भी बना रहे। इसमें जो पहले वाला है 1 9, इसको काम की भी चिंता कम है, क्योंकि दोनों को उसने एक एक नंबर दिए, ना काम की चिंता ना लोगों की चिंता है, ठीक है। इसका दूसरा नंबर आप भी याद करके जाएंगे, इसको जो जिसको ना काम की चिंता ना लोगों की, उसको बोलते हैं लेसे फेयर लीडरशिप। जिसको सिर्फ काम की चिंता उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। कंट्री वाले की पीपल ओरिएंटेड। टीम बिल्डर जो 9 9 आ जाएगा, मिडल पाथ ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आप लोगों को नाम भी याद करके जाना चाहिए कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है ये। एक क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर भी था आपका, व्हाट इज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। Corporate sustainability is the approach aiming to create long-term stakeholders value through implementations of business strategy. तो corporate sustainability का मतलब है कि लॉन्ग टर्म तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप सस्टेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम कैसे कर पाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स है, जो शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स में आपके शेयर होल्डर भी होते हैं और आपके अगर हम बैंकों की बात करें तो डिपॉजिटर्स भी होते हैं। तो बैंकों के शेयर होल्डर और डिपॉजिटर को मिला के बैंकों का स्टेक होल्डर बनते हैं। तो हम स्टेक होल्डर को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखना चाहते हैं। वो कैसे हो पाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपनी स्ट्रैटेजी ना, बिजनेस स्ट्रैटेजी, उसमें हमें इथिकल होकर चलना पड़ेगा। जो भी हम अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसमें इथिक्स पे हम फोकस करेंगे। सोशली हम लोगों के लिए सोचेंगे, नेचर इन्वायरमेंट के लिए सोचेंगे, कल्चरल सोचेंगे और इकोनॉमिक के हिसाब से सोचेंगे। तो इन सभी चीजों को आप बैलेंस वे में बना के चलोगे। जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे तो इन 5 चीजों को आप फोकस करोगे, तभी स्ट्रैटेजी बनाओगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉन्ग टर्म तक आप अपनी स्टेक होल्डर्स वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए कंसेप्ट वेयर बाय कंपनी इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस एंड इन देयर इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर्स ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जहाँ पे जो कंपनीज है, कंपनीज क्या करती है, इंटीग्रेट करती है। CSR तो हम लोग जानते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। तो उन्होंने डिफरेंस बता रखा है। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी मतलब हमें अपनी स्टेक होल्डर्स वैल्यू को बना के रखना है ताकि लॉन्ग टर्म तक हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़े रहे, ठीक है। ये चीज कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी में बताई गई है। और यहाँ पे इस चीज पे भी फोकस किया गया कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी में कि हम जो भी जैसे जो भी हम स्ट्रैटेजी बनाए तो उसमें इथिकल वे में हम लोग सोचे, सोशली सोचे, ठीक है, इन्वायरमेंट का भी सोचे, कल्चर का भी सोचे, फिर अपने इकोनॉमिक मतलब अपने प्रॉफिट का भी सोचे। तो सभी चीजों को हम सोच के अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उससे हम लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएंगे। उसी को बोला जाता है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म तक बने रहना। सस्टेन होता है ना, बने रहना हमेशा लंबे टाइम तक, तो वो होती है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। साथ साथ उन्होंने यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया कि उससे कैसे डिफरेंट है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो कंपनी है वो वॉलंटरी बेसिस पे क्या करती है, कुछ अपने सोशल और इन्वायरमेंट के बारे में सोचती है,
तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर्स को देखा जाता है, एक है इन्वायरमेंटल और एक है सोशल। सिर्फ इन 2 फैक्टर्स पे फोकस होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। लेकिन अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी तो इसमें ये 2 फैक्टर्स नहीं है, इसमें 3 फैक्टर्स और अलग से ऐड है, कल्चर, इकोनॉमिक प्लस इथिकल। तो इन सभी फैक्टर्स पे फोकस किया जाता है। किस केस में? कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी के केस में ऐसा किया जाता है। चलिए, इसके साथ ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो मेमोरी बेस है यहाँ पे कंप्लीट हो गए। कुछ और मेमोरी बेस को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।